काश ये बातें मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये 2-4 स्टेज पे मैंने बोल दिया तो आगे मुझे लोग बुलाना बंद कर देंगे। आप दुनिया की को शान से बताइए, मेरा बेटा लंदन से पढ़ के आया, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, लेकिन साथ में वो क्या लेके आया है उससे आप बिल्कुल बेखबर हैं। हम दूसरों को पकड़े जा रहे हैं, यही हमारे अंदर कमी है। हम अपने अंदर नहीं झांक रहे कि हम कितना चेंज हो रहे हैं। अगर ख़ानदान में आपको कोई लड़की अच्छी है तो सबसे पहले उसको कबूल करिए। जो आलिम दीन है, अल्लाह ताला उनको ही तौफीक दे कि लंबी लंबी तकरीर ना करके हर बच्चे को कुरान की तरफ लाएं, चाहे वो 5 मिनट का टाइम दें, चाहे 2 मिनट का टाइम दें। जो ये कहता है ना कि एजुकेशन हासिल करो और अच्छी शादी करो और अच्छा स्टेटस देखो, मुझे वो सबसे बुरा शख्स लगता है। ये लोग कहने वाले वो हैं कि जिन्होंने ज़मीन पर उतर के ज़मीन की हकीकत को कभी देखा ही नहीं। आदाब। मुस्लिम समाज में मुस्लिम लड़कियों के शादी और ब्याह के मसले को लेकर कई तरह के वाक़यात सामने आते रहे हैं। कई बार ऐसे देखने को मिलता आ रहा है कि लड़के लड़कियां बालिग हो जाती हैं और वक्त पर शादी नहीं होने की वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त सैयद महर अफशा साहिबा हैं, जो एक NGO चला रही हैं और उसी NGO के तहत ऐसे कई लड़के लड़कियां हैं जो वक्त शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने आगे की शादी में उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में कलीदी रोल अदा की है, एक बेहतर रोल अदा की है। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं आज खुलकर इनसे बात करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आखिर मुस्लिम मसाइल क्या है, मुस्लिम लड़के लड़कियां शादी क्यों नहीं कर पाती हैं, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं मुस्लिम समाज में पनप रही हैं, उसका हल कैसे है, क्या वेस्टर्न कल्चर हमारे समाज में जगह जमा लिया है, इन्हीं पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जो NGO है, या आप काम कैसे करती हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया और जो हालात इस वक्त हैं उसके ऊपर आपने नज़र करी कि ये ज़रूरी है कि लोगों तक मेरी बात पहुँचे, और इस कोशिश में मैं रहती हूँ कि मैं वैसे तो शायद ये 30-35 साल पहले तन्हा बिल्कुल चली थी इस काम को लेके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे साथ में मेरी एडमिन है 5, जिसमें हिंदुस्तान में 4 हैं, 1 हिंदुस्तान से बाहर है। और अल्लाह का शुक्र और उसका एहसान है कि शायद उसने मेरे इस काम को कुछ कबूल किया, और अब मैं काफ़ी हद तक मुतमईन हूँ कि मेरी बात, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँच रही है। और उसमें कुछ ख़ास तौर से इस तरह के लोग हैं कि जो इस बात को ज़रूरी समझते हैं बहुत कि ये काम होना चाहिए। ये बुराई हमारे समाज में, माशरे में बहुत हद तक फैल चुकी है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अभी नादान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को कि हमारी आगे की नस्लें जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। हम अपनी जड़ें खुद ही काट रहे हैं। और देखिए, जब तक कोई दरख्त होगा हम उसको लगाएंगे, उसमें अच्छा पानी, अच्छा खाद, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कभी भी कि इस दरख्त में से हमें अच्छा फल मिलेगा। तो बिल्कुल वही हमारे साथ में हो रहा है कि हमने मगरिबी तहज़ीब को इतना अपना लिया है कि हम ये भूल गए कि हम किस मुल्क में रहते थे। हमारे बड़े बूढ़ों ने जो हमारे लिए काम किया और हमारे लिए अच्छे अच्छे पैगाम दिए, वो शायद हमारे बच्चे ना पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, और ना बड़े उनको बुज़ुर्ग जो है अब याद दिलाना चाहते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो मसले आते हैं, जिनका पैगाम आता है शादी के लिए, लड़के या लड़की, जी, उनकी एज क्या होती है? सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त मैं कई हज़ार बायोडाटा ग्रुप में डाल चुकी हूँ और बातचीत भी करती हूँ। इस वक्त लड़कियों की उम्र 27 से शायद नादिर किसी की अगर हो तो कोई 25 की या 22 की आती है, लेकिन 27 से शुरू होके इस वक्त मेरे पास 40 और 42 साल तक की लड़कियों के बायोडाटा। यानी कि मुस्लिम लड़कियां 40 साल तक मतलब गैर शादीशुदा होती हैं, और आपके पास उनके दरख्वास्त आते हैं कि हमारी शादी किसी लड़के से करा दीजिए। अब आप ये समझिए कि 40 साल या 35 साल में कौन सा इस तरह की उम्र का लड़का जो कुंवारा बैठा हुआ होगा, और वो 42 साल की लड़की से है, वो बिना शादीशुदा, लेकिन वो करना नहीं चाहते। वो कहते हैं हमें बच्चे चाहिए। भाई, बच्चे अगर चाहेंगे तो आप 30 साल की उम्र वाली से करिए। 30 साल की उम्र की लड़की जो है वो 42 साल या 40 साल के लड़के से नहीं करना चाहती। दोनों का मामला रुक जाता है। कई केस मेरे पास ऐसे हैं कि मैं आपको सामने दिखा सकती हूँ, बातचीत करवा सकती हूँ
कि उनको 3-3 साल के बावजूद भी कामयाबी बिल्कुल नहीं मिली। कोई लड़का नहीं मिला जो कुंवारे बैठे हुए हों और वो 38 साल 35 साल की लड़की से शादी करना गवारा करें, वो भी बैठे रह जाते हैं। अब हमारे यहाँ ये कह देती हैं बहुत आसानी से कोई गरीब बच्ची दिलवा दीजिए। भाई गरीब बच्ची को आप करके लाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है ना कि वो आपके साथ में एडजस्ट करे। तो ये जो लड़के वाले की उम्र कितनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा? 30-40? लड़के, हाँ लड़के मेरे पास इस वक्त 55 साल के भी हैं कुंवारे। 55 साल के लड़के गैर शादीशुदा हैं, हाँ। और आपके पास पहुंचते हैं जी। वो और कहते हैं कि हमारी शादी किसी गरीब से हाँ। की बच्ची से करा करा दीजिए, दीजिए। तो उसका क्या हल निकलता है? नहीं, कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि मैं उस जोड़ों को मुनासिब नहीं समझती। और मैं अपने दिमाग से, क्योंकि इतने साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, मैं ये तजर्बा कर लेती हूँ कि ये गाड़ी चलेगी नहीं तो उससे देखिए मेरा ग्रुप भी ख़राब होगा, मैं भी उलझन में पड़ूंगी। तो मैं नहीं चाहती, यही कहती हूँ कि भाई आपके अब बच्चा होने की तो उम्र गई, आप कोई अच्छी एक बीवी ले आइए जो आपके साथ में आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी एजुकेशन के हिसाब से, और ख़ास तौर से मैं कास्ट का भी ज़रा सा ध्यान रखती हूँ कि कल को किसी तरह की कोई ऊंच नीच ना हो, तो आप पहले कास्ट भी देख लें। अगर आपको अदर कास्ट चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपनी ही कास्ट चाहिए तो उसमें भी देखिए, बशर्ते कि थोड़ी बहुत अगर कमी बेशी है शक्ल में, हाइट में या पैसे में, तो उसको एग्री कर लीजिए आप, लेकिन घर बसा लीजिए अपना। लेकिन जिस शख्स ने 50 साल गुजार दिए, लड़कियां 10 देखी होगी, वो जब अब तक तैयार नहीं हुए तो मैं नाउम्मीद हो जाती हूँ। लेकिन उसके बावजूद मुझे ये लगा कि दूसरी सेकंड शादी जो होती है वो फिर भी कामयाब है। मान लीजिए किसी की शादी हुई, बीवी नहीं रही हयात या छोड़ दिया, तो अगर उसकी हो जाती है तो वो फिर कामयाब है, क्योंकि लड़का भी सोचता है कि अब मेरी इसके बाद में नहीं होगी तो हम गुजारा कर लें। लेकिन जो कुंवारे लड़के हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट इस वक्त इतनी ज़्यादा होती है कि मैच नहीं मिल पाता। आपने कहा कि लड़के जो पहुंचते हैं आपके पास उनकी उम्र 50 तक होती है, 55 तक है मेरे पास होती है, और लड़कियां जो होती हैं जी मुस्लिम समाज की वो मुस्लिम समाज की। 40 साल तक होती है जी। ये शादी नहीं हो पाती या फिर वो उस उम्र तक शादी नहीं कर पाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर पनप रहा है? हाँ, वेस्टर्न कल्चर जो है वो तो एक अलग चीज़ है। हमारी जो इस परेशानी बनी है, देखिए पहले, अब से 50 साल पहले मैं ये देखती हूँ कि जो अच्छे ख़ानदान होते थे उनके घर में तालीम लाजमी होती थी। अगर वालिदैन यूनिवर्सिटियों की पढ़ी हुई नहीं होती थी, लेकिन वो इतनी बेहतर तरबियत बच्चों को देती थी कि वो इस गम में नहीं रहती थी कि भाई मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ तो मेरा बच्चा ना पढ़े। तो वो एक ख़ानदानी मिसालें होती थी कि बच्चा हर घर से पढ़ा हुआ होता था। अच्छा, अब हमने ये 40 साल 30 साल से जो एजुकेशन को हम लेके चले हैं, तो हमने एक पहलू उसका देखा कि सिर्फ एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों में, और वो एजुकेशन कि जिसके वालिद पटरी पे कपड़ा बेच रहे हैं या वो छोले बेच रहे हैं या वो घास काट रहे हैं पेरेंट्स, उनको भी ये चाहत हुई कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। वो बहुत अच्छी बात है और उनकी कदर करनी चाहिए। लेकिन हमने अपने बच्चों का माइंड नहीं बदला। हमें अगर उसकी सिर्फ एजुकेशन को लेके चलना था और उसकी कदर करनी थी, तो हमें उसमें शक्ल सूरत या उसमें हमें उनका बैकग्राउंड फिर उस पर निगाह नहीं करनी थी। हमें ये चाहिए था कि हम सिर्फ बस उसकी एजुकेशन देखें कि इनके वालिदैन ने एजुकेशन दिलाई है तो हम इसको अपना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल। अब उसका नुकसान हमें क्या हो रहा है कि हमने हर घर में एजुकेशन दे दी। आज लड़की एजुकेशन से पूरी तरह से पढ़ने में माँ बाप की भी जद्दोजहद है कि मेरी बेटी अब IAS ऑफिसर बने, अब PhD करे, अब MA करे, अब B.Ed करे। उस चक्कर में वो रिश्ता नहीं कबूल करते, क्योंकि मेरी कई जब मदर से बात हुई तो उन्होंने ये कहा नहीं अभी हमें रिश्ता नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी की जॉब इससे अच्छी लगने वाली है और उसकी सैलरी बढ़ेगी, तो हमें सैयदाबाजी फिर रिश्ता इससे अच्छा मिलेगा। मैंने कहा बहुत बेहतर है। आज 4 साल के बाद में उन्होंने अपना नाम बदल के और फ़ोटो बदल के जब मुझे भेजा तो मैं हैरत में रह गई और मैं फ़ौरन मैंने देखा कि ये तो वही लड़की है। अब जब मैंने उसको देखा और मैंने उनसे बात करी कि आप वही हैं कि हाँ, अच्छा मुझे नहीं पता था ये ग्रुप आपका है। मैंने कहा जी, तो बताइए। अब कह लें कि वो हमारी बेटी की सैलरी जो है वो 1 लाख से ऊपर हो गई है, अब हमें कोई बहुत अच्छा रिश्ता बताइए। मैंने कहा ठीक है। अब उसके बाद में जब हमने उनको रिश्ता बताया, बहुत अच्छा लड़का बताया, सैलरी भी उससे ज़्यादा थी माशाल्लाह, फ्लैट भी था, सब कुछ था। लेकिन उसके बावजूद जब दोनों ने बातचीत आपस में करी, पेरेंट्स ने करी, तसल्ली हो गई, लड़का लड़की ने देखा, बातचीत हो गई। अब उसने कहा मुझसे लड़के ने कि मैं एक पर्सनली बात करना चाहता हूँ, आप इजाज़त दे तो लड़की से। मैंने कहा ठीक है, आप नंबर लीजिए, बातचीत करिए। अब सिर्फ उसने इतना पूछा कि आप जॉब पे कितने बजे जाती हैं और कितने वक्त वापस आती हैं। उसने कहा मैं 9:30 बजे घर से निकलती हूँ और द्वारका में जॉब करती हूँ मैं।
तो मुझे पहुँचते पहुँचते 10:30 बज जाते हैं या 11 बज जाते हैं। तो उन्होंने कहा फिर आप आती किस वक्त है? कहने लगी मैं 7:30 या 7:45 बजे उठती हूँ, मैं घर पहुँचते पहुँचते 8:30 या 8:45 बज जाते हैं। तो उसने कहा कि ये बताइए हमारी फैमिली कैसे चलेगी? तो उन्होंने कहा कि तो आप सोचें ना, क्योंकि 1 लाख वाली सैलरी लड़की से आप शादी कर रहे हैं, तो ये मेरा और आपका बराबर का काम। उन्होंने कहा मैं ऐसा चाहूँगा कि मैं जल्दी आ जाऊँ, थोड़ा आप जल्दी आने की कोशिश करिए। तो घर देखिए देखना भी होता है, खाने का मसला नहीं है कि खाना कौन पकाए मैं, लेकिन कोई अजीज़ आ रहा है या कल को बच्चे हो रहे हैं या कुछ और मसला हो जाता है, दुख बीमारी, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसने कहा मैं एडजस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने 10 साल अपनी जॉब के ऊपर अपना एक मुकाम बनाया है, मैं सीनियर हूँ। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि कहीं और थोड़े टाइम के लिए आप रेस्ट करिए, शादी के 4-6 महीने के बाद में देख लीजिएगा कोई और जॉब। उन्होंने कहा मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा है। मैं लड़की ने बोली थी, लड़की ने कहा कि मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं करूँगी और मैं सीनियर हूँ, मैं कभी किसी दूसरे के अंडर में काम नहीं कर सकती। मैं माजरत चाहती हूँ, आपका जवाब यस हो या नो हो वो आप मुझे बता दीजिए। अब आप मुझे बताइए कि हमारे इस मिजाज को लेके कितनी माँओं ने ये बात सोची है कि अगर लड़की की ज़िंदगी सिर्फ सैलरी से कट जाती तो हमें फिर सुन्नत शादी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस लड़की की शादी भी हुई थी? उस लड़की की अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन अब मैंने उसके बाद में उनको कोई रिश्ता भी नहीं बताया। और अफसोस मुझे इस बात का रहा कि वो कमा इतना रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पैसा बैंक में जमा कर रही हैं या पेरेंट्स को दे रही हैं। जैसा कि मैंने सुना लड़के वालों से कि कोई बहुत ज़्यादा स्टेटस भी उनका नहीं था कि भाई कोठी है, बंगला है, ये कुछ नहीं है, एक मामूली सा फ्लैट है। अब आप ये बताइए जो इतनी मेहनत से माँ बाप ने पढ़ाया होगा, शायद वो ये चाहते हों कि ये पैसा ना जाए हमारे हाथ से। वो भी मिसालें मेरे पास हैं कि नहीं कोई बात नहीं, शादी होगी तो होगी, नहीं तो हमारी लड़की नौकर रख के अपनी ज़िंदगी गुजर कर लेगी। ऐसी जगह रहना कि जॉब भी करे लड़की और घर भी देखे और रिश्तेदारों को भी देखे और बच्चे भी पैदा हों, तो वो सब के लिए बाजी आजकल लड़कियां तैयार नहीं होती। आप ये बताइए कि ये काम तो पेरेंट्स का सोचने का है कि जो हम मुसलमान हैं, हमारे पास इस्लाम नाम की एक चीज़ है कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए, इस्लाम हमने कबूल किया। क्या हमने कभी पढ़ा कि सुन्नत क्या है? लड़की किस तरह से ऑफिस में जा रही है, किस किस के पास बैठ रही है, किस तरह के ताल्लुकात हैं। एजुकेशन मना नहीं है, लेकिन लड़कियों का दिमाग ये बना के चलना चाहिए माँ बाप को कि शादी होनी है बेटा, आपने एजुकेशन हासिल कर ली, कुछ टाइम घर में बैठिए, अपनी फैमिली को में एडजस्ट हुई है, चाहे वो सास हैं, ससुर हैं या रिश्तेदार हैं, मैं कहती हूँ पड़ोसी भी हैं, और उससे ज़्यादा अगर घर में सर्वेंट है तो उसको भी आप अपने हिसाब से चलाएंगी। वरना अगर उसको टाइम नहीं देंगे, 4 दिन के बाद में आपकी वो भी गृहस्थी ख़राब हो जाएगी। और कुछ बैद नहीं है कि इससे आगे बहुत कुछ हो सकता है जो मैं नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन कह रही हूँ आपसे कैमरे के ऊपर कि मेरे यहाँ 3 केस ऐसे हैं कि एजुकेटेड थी वाइफ और उसके बाद में उन्होंने घर में जो नौकरानियाँ रह रही थी उनसे शादी करी है। ये कहते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है कि ये मेरी बहनें जो हैं अपनी भी ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं, अपनी कब्र भी तैयार कर रही हैं और साथ में बच्चियों की ज़िंदगियां ख़राब कर रही हैं। अब इस पहलू को आप चाहे जिस तरह से ले लीजिए, लेकिन हकीकत बिल्कुल सही यही है। तो ये जो आज की जो उम्र में एक वेस्टर्न कल्चर, तो आपको ये लग रहा है कि एडॉप्ट हो रहा है हमारे समाज में, मुस्लिम समाज में वेस्टर्न कल्चर एडॉप्ट हो रहा है? वेस्टर्न कल्चर की तो बात हम जहाँ तक करें वो है बात, बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में कुरान नहीं दिया गया, उनको पढ़ना नहीं है, उनके पास कोई किताब नहीं है जो हमारी पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर गुजरनी चाहिए। तो वहाँ से बात मिलेंगे, हमने अपने दीन को छोड़ दिया, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं कि हम मुसलमान घर में पैदा हो गए, हम गोश्त खा रहे हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम ईद मना रहे हैं, हम रोज़े, शायद इससे ज़्यादा उनके पास कोई चीज़ नहीं है कुरान के बारे में। तो देखिए वो कल्चर को तो हम किसी को भी पकड़ लें, यहाँ भी तो कल्चर है, हम उसको भी तो देख रहे हैं ना। वो ज़रूर है, वो उस हद तक है कि जिसमें लड़के हमने ज़्यादा अपने बिगाड़ दिए, क्योंकि घर का माहौल जो है औरत से बनता है, बाहर का माहौल लड़कों से बनता है। अगर लड़के ये तय कर लें कि हमें अपने वालिदैन को नहीं छोड़ना, हमें अपने वालिदैन की खिदमत करनी है, हमें अपने वालिदैन के साथ में रहना है, हर तरीक़े का वो सलूक करना है जो कुरान ने हमें बताया, जो हमें समझाया। बार बार अपने बाद में अल्लाह ताला ने कम से कम 10 जगह ये कहा गया कि वालिदैन के साथ में बूढ़े हो जाएं तो आवाज़ भी ज़ोर से ना निकालो, उनकी शक्ल देखो, एक कुरान को देखना और एक वालिदैन को देखना, बहुत अच्छा बताया गया, आंखों की ठंडक है ये। तो
तो आप ये बताइए कि अगर वो लड़के तैयार होते हैं कि हम अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं, जॉब वाली लड़की से कर रहे हैं, तो आप ये नहीं सोच रहे कि घर और फैमिली हमारी कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। अब उसका जवाब कई लड़कियों से जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, शौहर के ऊपर है। अगर आप शौहर से निकाह करके आई हो और आपने हाँ करी है, आपने कबूल किया है, तो आप ये बताइए आप अपने वालिदैन को छोड़ के आ रही हैं, तो दूसरे के वालिदैन को भी तो सोचिए। इस शौहर को अगर उसका हाथ जल जाता है या उसको कोई तकलीफ़ होती है या वो पैरालाइज हो जाता है, आप उसकी खिदमत करेंगे या नहीं? बिल्कुल उसी तरह से वालिदैन की खिदमत है, क्योंकि अगर वालिदैन की खिदमत वो नहीं करेगा तो वो जहन्नुम में जाएगा। और जिस तरीक़े से ज़िंदगी में हमें तकलीफ़ पहुँच रही है, आप उसकी आखिरत सोचिए कि आपने उसकी आखिरत भी बिगाड़ दी। और जब आप उनके वालिदैन के साथ में नहीं करेंगे तो आप ये सोच के चलिए कि आपके वालिदैन को भी वो वही इज़्ज़त देगा जो आपने उनके वालिदैन को दी है। उसके बाद में हमारी औलाद आती है, वो दुनिया में ही देख लीजिए, अल्लाह ताला के हिसाब मुझे नहीं मालूम कि वो बख्शने वाला है, रहीम है, करीम है, वो आपको किस मामूली से नुक्ते के ऊपर बख्श दे। लेकिन हम जिस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कभी कि हमारे बच्चे हमारे साथ में अच्छा करेंगे। आप उनको पढ़ने के लिए अमेरिका भेज रहे हैं, लंदन भेज रहे हैं। अब यहाँ आता है वेस्टर्न कल्चर, ये है असल चीज़ कि जब वो वहाँ पर रह के पढ़ रहे हैं तो आप ये यकीन जानिए कि वो यहाँ के माहौल को कभी कबूल नहीं करेंगे। आप दुनिया की को शान से बताइए, मेरा बेटा लंदन से पढ़ के आया, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, लेकिन साथ में वो क्या लेके आया है उससे आप बिल्कुल बेखबर हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बड़े बुजुर्ग बाहर मुल्कों में नहीं पढ़े थे, लेकिन उनके घर का माहौल दीनदार था, वो लेके चलते थे। एक छोटी सी बात है कि बी अम्मा जो बिल्कुल घरेलू खातून थी, उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा बेच के पढ़ाया, यहाँ पढ़े वहाँ पढ़े, गोल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने अपनी बहू को साथ में भेजा, यानी कि उनकी वाइफ को भेजा साथ में। और जब हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो बाहर वो पहली बार जामिया मिलिया में निकली एक लेक्चर और स्पीच के लिए। एक खातून जो बुरखा उड़े हुए, तसव्वुर करिए आप, और उसके लिए दीवाने हो गए लोग, पागल हो गए उनकी तकरीर सुन के। और जिस तरीके का वो शदीद गर्मी में बुरखा ओढ़ती थी, जो खादी का मोटा ग्रीन कलर का होता था, वो जब वो गांधी जी के साथ में तकरीर करती थी तो बहुत बेहतरीन अल्फाज उन्होंने उनके लिए इस्तेमाल किए कि मैं ये सोच नहीं सकता कि ये इतनी शदीद गर्मी में एक खातून, जो उम्र भी उनकी 65 साल तो होगी, और वो गर्मी में वो बुरखा ओढ़े हुए हैं और अपने आप को ढांप रखा है उन्होंने। और मैं अपने कल्चर को देखता हूँ कि मेरी यहाँ की जो लेडीज़ हैं वो क्या पहनावा पहने हुए, तो ये हमारे लिए कम बड़ी बात नहीं है कि हमारे माँओं के लिए ये अल्फाज कहे गए। हम अपने उस औलाद को अब अच्छा समझते हैं जो आधी जीन्स पहने हुए हैं, या उन्होंने आधी शर्ट वो पहन रखी है कि जिसमें आगे पीछे से सब कुछ नज़र आ रहा है। बाल अगर खुले हुए नहीं हैं तो आप बिल्कुल तालीम याफ्ता नहीं हैं। जब तक आपके स्टाइल नहीं है, जब तक आप बिल्कुल बैकवर्ड कहलाएंगी। नहीं, ये तो कल्चर आजकल है, ये तो चलता है, ये माँओं के अल्फाज है, नहीं इतना तो चलता है, इतना नहीं चलता। ये आपने बुनियाद रख दी, जिस पेड़ को आपने लगाया है उसमें पानी ही आप वो देना है कि जो उसके लिए नुकसानदेह है। आप कभी उम्मीद मत करिए कि आप पनपेंगी, आपकी नस्लें कामयाब होंगी, आपकी आगे की औलादें किसी दीन को जानेंगी। वो कोई सा भी कल्चर अपना सकती हैं, उसमें कोई सा भी मज़हब है, सब अपना सकती हैं, क्योंकि उनको हमने उन बातों से रोशनास नहीं कराया जो हमें करनी चाहिए थी। अगर सब काम डिग्रियों से चल जाता तो शायद मेरे ख्याल से कहीं हमारे लिए भी यही होता कि ठीक है भाई, नऊज़ुबिल्लाह, कुरान को मत मानिए, ये डिग्री हैं हमारे पास, हम इनके बिना पे सब काम कर लेंगे। और ये बुराई मैं ये कहती हूँ कि अपने 30-35 साल का तजर्बा मैं आपको बताती हूँ, इतनी तेज़ी के साथ में फैली है ये बीमारी पाकिस्तान में। हमारे हिंदुस्तान में ये अब आई है 10 साल से, पाकिस्तान में जो बुरी हालत हुई है। और वहाँ पर आप लड़कियों की हालत देखिए कि वो लोग उर्दू बोलना नहीं जानती, और अगर बोलती हैं, उर्दू बोलती हैं, माइक पे बैठी हैं, स्टेज पे बैठी हैं, कुरान की वो दर्स दे रही हैं, कुरान का तर्जुमा सुना रही हैं, आपको हदीसें सुना रही हैं, लेकिन साफ बाल कटे हुए हैं, आधा सर खुला हुआ है उनका, एक नाखूनों की आप देखिए उनकी कैफियत क्या है और किस तरीक़े से उनके अंदाज हैं। ये वही लड़की सीधी सादी भी बैठ सकती थी, क्योंकि उसको जो अल्फाज ज़बान से अदा करने थे, हमारे उस ज़बान के अल्फाजों में दम होना चाहिए था, वो नहीं है। और इसीलिए हम ये बार बार कहते हैं दूसरा कल्चर हमने अडॉप्ट कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम खुद उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे, तो उसमें असर ख़त्म हो गया बात का।
और वही बिल्कुल हिंदुस्तान में है अल्हम्दुलिल्लाह। हर गली के अंदर कुरान, तफसीर, क्लासें सब चल रही हैं। बड़े बड़े लोग, दाढ़ी वाले, बड़े बड़े मौलवी, बहुत काबिल डिग्रियों वाले लोग आते हैं स्टेज पे, तकरीरें होती हैं, पैसा खर्च होता है, इंतज़ाम होता है। लेकिन जब स्टेज से उतरते हैं उसके बाद में जो होता है ना, वो शायद आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। मैंने अब इस 2015 के बाद अपने घर से निकलना शुरू किया है, वरना मैंने 35 साल 30 साल पर्दे के अंदर रह के घर के अंदर मैंने वो काम किया है कि जो बच्चा मेरे पास बचपन में अपनी माँ के साथ में आता था, वो ये कहता है कि बाजी, अम्मा ये बताइए कि अब हम बाजी को क्यों नहीं जाके देख सकते। मैंने कहा आएँ, वो मेरे पास ड्राइंग रूम में आके बैठें। लेकिन मैं उनसे जो अपना कारोबार करती हूँ, जो मैं अपनी शॉप चलाती हूँ, उसमें नहीं बुला सकती मैं, क्योंकि वहाँ फिर वो दूसरे तरीके का माहौल बन जाएगा। बच्चे हैं मेरे, अगर मुझसे मिलना चाहें, मुझे चाहते हैं वो कि हम उनके को अपना मॉडल बनाएं, तो मेरे पास आइए ना। मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल का है, मुझे इन बच्चों के आगे आने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काश कि अगर वो मेरी इस बात को समझें कि मैं उनसे पर्दे में अगर बात करूँगी तो उनके दिल पे असर होगा उस बात का। तो शायद आप गौर करें। बहुत अच्छी तरह से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ना मेरा पर्दा आड़े आएगा, ना मेरा बुर्का आड़े आएगा, ना मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगी तो अभी मेरी बातों में असर पैदा होगा, या मैं फैशनेबल कपड़े और आजमाइश, महंगी घड़ी, महंगा मोबाइल लूँगी, उसका असर ज़्यादा होगा। वो गलत है सोचना। आप सादी ज़िंदगी पे आइए, हर शख्स आपसे मिलेगा, और जहाँ आपके अंदर गुरूर, तकब्बुर या थोड़ा सा दिखावा आ गया, मुझे लगता है कि मेरे से बच्ची भी कतराएगी। वो खातून जो बहुत मामूली घर की है वो भी नहीं मिलना चाहेगी, या वो झिझकेगी मुझसे बात करते हुए। मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई सड़क पर बैठी हुई भी औरत है, वो मुझसे बात करना चाहे तो मैं शायद उससे ज़्यादा देर बात करना पसंद करूँगी। तो जब तक ये असर हमारे दिलों के अंदर नहीं होगा और हमारी ज़बान में जो हम कह रहे हैं आप उसको दिल से नहीं मानेंगे, आप किसी भी कल्चर के ऊपर कुछ भी रखते रहिए, कुछ फ़ायदा नहीं होने कहीं से। हम अपने बच्चों को घर से जैसे अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं, आराम से उनको एसी में सुलाते हैं, बिल्कुल उसी तरीक़े से उनको कोशिश करिए कि एक अच्छा माहौल दें। घर से निकले तो एक बता के चलें कि बेटे नज़रें नीची रखो, बेटा ज़रूरत हो तो किसी लड़की के साथ में चाय पियो, कॉफ़ी पियो, अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दो। क्योंकि जब हम मिल के बैठते हैं तो देखिए 2 के बाद में तीसरा जो शैतान होता है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते बिल्कुल। वो शैतान जब आता है तो ना उसमें कोई धर्म देखा जाता है, ना उसमें तालीम देखी जाती है, ना फिर उसमें ये देखा जाता है कि इसके घर का कल्चर। वो कहते हैं हम 2 हैं बस, हम ठीक हैं, हम सही हैं। वो मेरा भाई जिस लालच के साथ में रिश्ते होते हैं वो शायद कभी पनप नहीं पाते। तीसरा, आपके ये जो निकाहों में सुन्नती जो आप एक ग्रुप चलाती हैं, इनका ख्याल कब आया, कैसे आया आपको? ये मैं तकरीबन इस वक्त मुझे 28-30 साल हो गए, और वो ऐसे हो गए कि जब औरतें मेरे पास आती थी यहाँ पर देख तो कम थी बहुत। हर शहर की औरत दिल्ली में रहती है, फैमिली बस गई, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, अब वो उस जगह नहीं जाना चाहते कि जहाँ के वो रहने वाले हैं, तो उनको रिश्तों की भी ज़रूरत यहीं की थी। तो वो जब मेरे पास मिलजुल के बैठती थी और मेरे पास आती थी तो तस्करा होता था शादी का। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं रिश्ते आपको बताऊंगी। तो मैं एक दूसरे से तस्करा करती थी कि 1-2 किलोमीटर पे है एक फैमिली, 1 किलोमीटर पे, अच्छा भाई ये रिश्ता देख लीजिए और ये बात बन जाएगी। आप यकीन करिए मेरी बात कि वहीं बैठे बैठे हम लोगों की बात तय हुई और उनसे यह कहा गया कि अच्छा भाई आना, हम टाइम तय करेंगे। कोई लड़के को देखने का सवाल नहीं था, ना लड़के ने कभी ये कहा कि मैं लड़की को देखूंगा। वालिदैन जाते थे, जिसमें सिर्फ या तो बहन होती थी या माँ होती थी या भाभी होती थी, मर्दों का भी कोई उसमें रोल नहीं था। ये आप कई सालों से इसमें हैं? ये तो मुझे बहुत साल हो गए, बहुत तो साल। आपको ऐसा लगता हो कि जो शहर की लेडीज़ हैं अपनी बेटी की ब्याह करनी चाहती है, शादी करना चाहती है, तो गांव देहात के लड़के से हो पाती है, या क्या मतलब शहरों को वो तरजीह देते हैं? नहीं, जो गांव की रहने वाली है वो भी अब ये चाहेगी कि मेरी बेटी ने अगर यहाँ से ग्रेजुएशन भी कर लिया तो बाजी हम अब गांव में जाना नहीं चाहते। आपको पता है कि अब बच्चे वहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते। भाई मैं ये कहती हूँ कि अपनी जगह कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी जाए पैदाइश है, अपना वतन है, हमारे अजीज़ हैं, हमारी वहाँ से एक पहचान है।
जब बच्चों ने वो छोड़ दिए तो आप यकीन जानिए कल को वो आपको भी नहीं बताएंगे कि आप मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है और मेरी माँ कॉन्वेंट से पढ़ी हुई नहीं है, तो मैं ज़रा सा उसको भी फिर नज़रअंदाज करूँगी। अरे वो कहाँ आप मिलेंगी उससे, वो इंग्लिश बोलती है, मम्मा आप कहाँ बात करेंगी, अरे छोड़िए छोड़िए छोड़िए, वो मामला आके ख़त्म हो जाता है। तो वो तो मतलब इस तरह आप फेस देख रहे हैं कि जो जी शहर की जो खातून होती हैं तो अपनी बेटी की शादी गांव के लड़के से, चाहे वो कितने भी पढ़ा लिखा जी हो, उनके जी पास कोई दौलत भी हो, जी लेकिन वो अपनी बेटी की शादी उस गांव के रहने वाले लड़के से नहीं करते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है बात, ये बिल्कुल सही है। जाना चाहेंगी, ज़मीन जायदाद भी चाहिए है उनको वहाँ की, वहाँ के बड़े बूढ़ों से लड़ाई भी लड़ेंगी इस बात के ऊपर कि हमें हिस्सा दो, हम मकान बेच के दिल्ली में या बेंगलोर में या जिस जगह वो बच्चे पढ़ रहे हैं और कामयाब हैं, हम अपनी जगह वहाँ पर रहेंगे। मतलब कुल मिला के ये कि उस जगह से बिल्कुल क़िता ताल्लुक़ हो जाते हैं। मैं ये कहती हूँ कि कहीं भी हैं आप, किसी भी जगह पर हैं, अपनी जगह को कभी मत छोड़िए। हमें इसका नुकसान 20 साल बाद, 30 साल बाद इतना ज़्यादा उठाना पड़ेगा कि वो फिर लौट के वो चीज़ नहीं आती। फिर आप कितना भी बच्चों में वो चीज़ डालें, वो कभी नहीं पनपने की, ना कभी बच्चे उसको कबूल करेंगे। तो आप मुझे ये बता दें कि बाजी के आज इस तरह के हालात हैं जी देश के अंदर, और फिर ये कि मगरबी कल्चर जो एक तरफ फ़रोग़ पा रहा है, लोग नई नस्ल की जो बच्चियां हैं, लड़के भी हैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है मगरबी कल्चर को। जी तो इसको लेकर उसका हल क्या है आपकी नज़र में, जिसकी वजह से उनकी शादी आने वाले वक्त में, उनकी शादी में किसी तरह की रुकावट पैदा ना हो और उनकी शादी आसान हो जाए? देखिए मैं ये चाहूँगी, और मैं ये जितने प्रोग्रामों में शिरकत करती हूँ, देखिए घर में बैठ के मैं जितना कर सकती थी मैंने कर लिया, लेकिन आप समझ सकते हैं अब कि जो सड़कों का दौर है, जो मजलिसों का दौर है, जो लोगों के प्रोग्रामों का दौर है, वो जब तक आदमी स्टेज पे नहीं चढ़ता तो मुझे लगता है शायद उसकी बात नहीं सुनी जाती। लेकिन ऐसा नहीं है कल, क्योंकि मैं जो आज इस आपके रूबरू हूँ वो इसलिए हूँ कि मैंने ये काम अब से 35 साल पहले शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत लोग जानते हैं अबुल फजल में। लेकिन जब तक माएँ नहीं चेंज होंगी, जब तक भाई, जब तक फादर इस बात को नहीं समझेंगे सीरियस होके कि हमें अपने घर का माहौल, पढ़े बच्चे कहीं भी, लेकिन हमें इससे इनको काटना नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारी लड़कियां भी शादी करेंगी, लड़के भी करेंगे। उसके साथ साथ लड़कों की और लड़कियों की इतनी उम्र मत होने दीजिए कि वो खुद इतनी मुख्तियार हो जाए कि वो कल को आपके बताए हुए रिश्ते को कबूल ना करें। अगर ख़ानदान में आपको कोई लड़की अच्छी है तो सबसे पहले उसको कबूल करिए। अच्छा, अब बच्चों के मिजाज बदल गए हैं, क्योंकि कई औरतों से मैंने बात करी कि भाई आप ख़ानदान में लड़की है, आप करिए। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे ये कह रहे हैं, ये तो हमारी बहन है। मतलब आप ये समझिए कि अल्लाह ताला के हुक्म को कि जिससे निकाह जायज़ किया, आप उसको कैसे कैसे काट सकते हैं, ये बताइए। ये बच्चों के दिमाग में क्यों आई? मामूज़ाद बहनें हैं, फूफीज़ाद बहनें हैं, खालाज़ाद बहनें हैं, अगर वो इस काबिल हैं तो आप सबसे पहले उनसे कहिए और अपने दिलों को ये मजबूत रखिए कि एक रिश्ते के साथ में हमारा दूसरा रिश्ता बनेगा। थोड़ी आपको बर्दाश्त करनी है, थोड़ी मुझे बर्दाश्त करनी है। जब आप लोग बर्दाश्त करेंगे तो बच्चे भी एडजस्ट करेंगे आपके साथ में, वरना बच्चे आपसे पहले अलग हो जाएंगे। आप कहीं भी शादी कर लीजिए, चाहे वो नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, वो खुद तना रहना चाहेंगे। अब अगर नहीं करते आप आपस में, अव्वल तो बच्चों को समझाना चाहिए। अगर चलिए नहीं करिए, आप बाहर भी अगर आप कर रहे हैं तो उस उम्र पे करिए कि जो बच्चे दूसरे के घर में जाके 22 साल की उम्र, 24 साल की उम्र ऐसी होती है कि उसमें बच्चे एडजस्ट थोड़ा थोड़ा करना सीख जाती हैं। और हम उनको दबा भी सकते हैं। दबाने का मतलब ये नहीं, खुदा न करे कि जी जैसे पहले औरतें होती थी, जैसा कि लोग कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कहती इस बात को, मैं बिल्कुल नहीं कहती। मैं ये कहती हूँ वो बहुत खुशनसीब लोग थे जो बड़ों के बीच में रह के और दबते नहीं थे, बल्कि उनका लिहाज करते थे, उनकी बात को मानते थे, और उससे घर का हमारा एक माहौल, पड़ोस का एक माहौल बना रहता था। तो वो बच्चियां दूसरे के घर जाके उस फैमिली को कबूल करेंगी, मेहनत करेंगी, शौहर भी मोहब्बत प्यार करे, थोड़ा दो बातें उसकी माने, दो अपने वालिदैन की मनवाए, तो उस घर में जब बच्चे पलेंगे, आप ये देखिए कि वो बच्चे दीन से भी वाकिफ़ होंगे और हमारी इस दुनिया से भी वाकिफ़ होंगे, नए माहौल से भी वाकिफ़ होंगे। जब आप दोनों तीनों चीज़ों को लेकर साथ में चलेंगे। जब आप उम्र 35 आपने पहले ही कर दी, वो लड़की ये तैयार नहीं होती इस बात के लिए कि मैं शौहर की बात तो मानूं या ना मानूं, मुझे वालिदैन की बात नहीं माननी, मुझे अगर शादी में नहीं जाना तो नहीं जाना,
मुझे अगर इस प्रोग्राम में शिरकत करनी है तो हर हालत में करनी है, मुझे अपने सास ससुर से पूछने की बिल्कुल ज़रूरत महसूस नहीं है। आप ये बताइए, ये कल्चर अगर वो लोग हमारे यहाँ आके रहे होते तो मैं कहती कि हाँ भाई माहौल का असर पड़ा है। हम यहाँ बैठे बैठे अपने घर के माहौल को तो सुधार नहीं रहे, हम दूसरों को पकड़े जा रहे हैं। यही हमारे अंदर कमी है। हम अपने अंदर नहीं झांक रहे कि हम कितना चेंज हो रहे हैं। आप शादी करिए, कहते हैं जहेज नहीं लेंगे, लेकिन रिसेप्शन बताइए कौन से आप होटल में देंगे, कौन सी जगह पर देंगे। खुद मेरे अपने ग्रुप में अलीगढ़ से शादी हुई नोएडा, उसकी मिसाल है कि दोनों फैमिलियां बहुत अच्छी थी। लड़की के माँ बाप नहीं थे, लेकिन शायद चचा थे, बहनें थीं, बहुत अच्छे से रिश्ता हो गया, भाई सादगी से शादी होगी। मैंने भी रिश्ता तय करा दिया, बहुत खुशी बहुत खुशी। पहली शादी थी लड़के वालों के घर में, लड़की वालों की शायद दूसरी या तीसरी थी। भाई ठीक है, हो गई। जहेज नहीं चाहिए? हाँ जी बिल्कुल नहीं चाहिए। अब शादी की तारीख जब तय होती है तो वो लोग सऊदी अरब में थे, लड़के वाले। वहाँ से उनके पेरेंट्स आए और आके उन्होंने कहा कि भाई तारीख तय करिए। कहने लगे ठीक है तारीख तय करिए। जी ये बताइए, तारीख तो तय हो गई, कौन सी जगह पे आप हमें रिसेप्शन देंगे? हम अलीगढ़ में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमारा तो सब अलीगढ़ में ही है सब कुछ। कहने लगे नहीं साहब नहीं, वो मैं मरीज़ हूँ और मैं वहाँ नहीं आ सकता, तो आपको दिल्ली में करनी है। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। उन्होंने कहीं बाहर आके मुझे फ़ौरन फ़ोन किया और कहा कि बाजी ऐसे ऐसे कह रहे हैं। मैंने मजबूर होकर कहा कि अभी टाइम पे तारीख तय हो रही है, लड़का बहुत अच्छा है, चलिए कर लीजिए। मैंने कहा आप ऐसा करिए, आप जहेज़ तो वैसे भी नहीं दे रही, कुछ भी नहीं दीजिए, और थोड़ा इनका इंतज़ाम अच्छा कर दीजिए, आप अपने यहाँ के लोगों को अलीगढ़ से कम बुला लीजिए। कहने लगी कि अच्छा ठीक है देखते हैं। अंदर गए, बात हुई, पता चला कि उन्होंने जो बताया, जो भी उन्होंने शादी घर बताया, उन्होंने सब कैंसिल कर दिया लड़के वालों ने, और ये कहा कि देखिए ऐसा है, ऐसी जगह करिए कि जो हम भी आसानी से वहीं पर कर सकें और दोनों मिलजुल जाएं। वो महंगा होटल था। खैर लड़की वालों ने हाँ करी और फिर उन्होंने अलीगढ़ जैसे बात करके तय करके, और वो शायद अलीगढ़ पहुँचे हैं रात में निकल के गाड़ी से, तो वो 1:30-2 बजे घर पहुँचे और पता ये चला साहब कि तारीख तय हो गई, वो लेटर भी बन गया, सब कुछ हो गया। वो पहुँचने के उतरे हैं और पता चला कि लड़के के फादर को हार्ट अटैक हो गया। अब ये मुझे इत्तला नहीं मिली, लेकिन जब वो लोग इंतकाल में आए तो लड़की की बहन ने मुझे फ़ौरन इत्तला करी। इत्तफाक की बात, मेरे पैर में मोच आ गई थी, पैर मुड़ गया था, तो मैं चलने काबिल भी नहीं थी। मैंने कहा अल्लाह बेहतर करे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बाजी ये बताइए कि अब तारीख़ का क्या करें। मैंने कहा देखिए आप मैयत में जा रही हैं, इस वक्त तारीख़ का बिल्कुल ज़िक्र मत करिए, बाद में करूँगी मैं, और आप भी कर सकती हैं कि देखिए अब उनकी तारीख़ रखी हुई थी, जो होना था वो तो हो गया, अब इसी तारीख़ के ऊपर कर लीजिए, लेकिन अगर मुनासिब समझें थोड़ी सादगी से कर लीजिए। मैंने उनके कान में ये बात डाली, लेकिन साहब वो इंतकाल हो गया, सब हो गया। उसके बाद में वो इद्दत में थी। उन्होंने ये कहा लड़के की मदर ने कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इद्दत है तो आप दोपहर का रख लीजिएगा, लेकिन रहेगा उसी होटल में, क्योंकि मेरे शौहर ने वो किया। तो मतलब हम कहीं झुके नहीं कि अल्लाह ने अगर हमें एक मौका दिया है नेकी करने का, तो आप उसको बड़ी सादगी से कर लेती। अफसोस का भी मुकाम था कि वालिद नहीं शरीक हो सके, ये भी अल्लाह का फ़ैसला था कि अल्लाह ने उनको उसी वक्त बुलाना था, लेकिन हम उससे नहीं हटे। खैर मैं शादी में भी शिरकत नहीं कर सकी। शादी अच्छी हुई, बहुत अच्छी हुई, वलीमा भी उनका वहीं पर हुआ, वो रह रहे हैं। और आपको बेइंतहा अफसोस के साथ बता रही हूँ मैं कि 1 महीने बाद अचानक बिल्कुल उनकी मदर को कोविड हुआ। कहने को कोविड का टाइम नहीं था, कोविड हुआ, हॉस्पिटल में गई। उनकी बेटी ने मुझे हॉस्पिटल से मैसेज किया कि मम्मी की हालत ये है, बच्ची रो रही थी कि दुआ करिए। भाई की शादी हो गई, बहन उससे 2 साल छोटी थी। आज इस बात को 5वां साल है, अभी तक उस लड़की की शादी नहीं हुई। ना तो भाई ने कोशिश करी, ना मुझसे कांटेक्ट किया कि अगर मेरी शादी हो गई थी तो सबसे पहले मेरी बहन का घर बसना चाहिए था। इतनी तकलीफ़ मुझे हुई कि मैं ये बात घंटों सोचती हूँ कि अल्लाह ताला तूने ऐसा बेहतरीन कुरान दिया, हमें इस्लाम दिया, उसका एहसान, उसका शुक्र कि हमें तूने मुसलमान घर में पैदा किया। क्या वजह है कि हम उसके बावजूद दुनिया में ही तकलीफ़ें उठा रहे हैं। और वो बच्ची आज भी बिना शादी के, और उनकी माँ बेचैन थी कि बस इस लड़के का करके, और मैं बस बाजी मुझे लड़की बताइए, लड़की के लिए बताइए, लड़की। लेकिन मैं दूर नहीं भेजना चाहती। 4-5 रिश्ते उस बच्ची को मैंने बताए उसी वक्त जब वो सऊदीया में थी। नहीं बाजी मेरी इकलौती बच्ची है, मैं इसे बाहर नहीं भेजूँगी, बस बाजी आसपास का रिश्ता बताइए। आज उनसे कब्र में जाके कौन हिसाब करे कि आप साथ ले गई क्या बच्ची को? आपने अपने, वो उनका इंतकाल हो गया 1 महीने बाद, मदर का भी इंतकाल हो गया। सऊदीया में सामान पड़ा रहा, गाड़ी
पड़ी रही, उनका पूरा फ्लैट बंद रहा। अल्लाह बेहतर जाने कि फिर उसका क्या हशर हुआ, कुछ नहीं हुआ। और वो बिल्कुल यंग थी क्योंकि पहले बच्चे की शादी थी, कोई खुशी वो ढंग से नहीं देख चुकी इद्दत के बाद में, या शायद इद्दत के अंदर ही वो ख़त्म हो गई। आप हैरत करिए, कहने को ये अच्छी बात है कि चलिए अल्लाह ने उनको इद्दत के अंदर बुलाया, कुछ उनकी नेकी कबूल की होंगी अल्लाह ने। लेकिन बहरहाल मैं इन फैसलों को नहीं बता सकती, लेकिन मैं ये बताती हूँ कि हम ये कहते हैं हम ये काम करेंगे, हम ये लड़के को पढ़ाएंगे, हम नौकरी बढ़िया दिलवाएंगे, फिर हम अच्छा रिश्ता लाएंगे, फिर हम अच्छा यूँ करेंगे। कुछ नहीं होता मेरे भाई इन बातों से। जब तक आप कुरान की वो मजबूती से नहीं पकड़ोगे, अपने ईमान को नहीं बचाओगे, आप कोई खुशी दुनिया में नहीं ला सकते। ये हमारा दिखावा है, हम ऊपर से हंस रहे हैं, हम कपड़े पहन रहे हैं, हम होटलों में जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा इन बातों से। ये धोखा है। हमारी रूह जो है अंदर से, वो हमारी आहिस्ता 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 मर रही है, और वो जब मर जाती है बिल्कुल, तो हम बिल्कुल बेहिस हो जाते हैं। ना हमें पर्दे का एहतमाम है, ना हमें अल्लाह का डर है, ना हमें खौफ है। और वो जैसे कि कुरान में जिस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और ये लोग कुरान में या आयतों में गलत गलत बयान दिया करते थे, बिल्कुल वही आज हमारे यहाँ शुरू हो गया है। अल्लाह ताला हमारी कौम के ऊपर रहम करे, और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो आलिम दीन हैं, अल्लाह ताला उनको ये तौफ़ीक़ दे कि लंबी लंबी तकरीर ना करके हर बच्चे को कुरान की तरफ लाएं, चाहे वो 5 मिनट का टाइम दें, चाहे 2 मिनट का टाइम दें। किस के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि मुसलमानी स्कूल खोल रहे हैं, हाँ जी इस्लामी स्कूल चल रहा है, पैसा खा रहे हैं, रोज़ पैसे ले रहे हैं बच्चों के प्रोग्रामों के नाम के ऊपर, बच्चों की ड्रेस के ऊपर। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई बच्ची को अगर हमें लेना तो एक बच्ची खातून मुसलमान हमें दिखाना है और इसको हमें ये बढ़िया रोल देना है ताकि स्कार्फ ओढ़े और बुर्खा ओढ़े। नहीं जी, वो वाले लाइए ड्रेस जिसमें बहुत बेहतरीन कपड़े में सजावट हो, महंगी ड्रेस हो, ये जूते लाइए, ये फीता लाइए, ये लाइए। इन बच्चियों को अगर आप एक टाइम पढ़ने का, नमाज का टाइम दें, तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बच्ची वहाँ से पढ़ के और उस उम्र में नमाज़ पढ़ के आएंगी कि जो वो आगे ज़िंदगी में नमाज नहीं सीख सकती। इस काम में आपको कभी परेशानी का सामना करना पड़ा, किसी तरह के मसले मसाइल या किसी केस का सामना करना पड़ा? मसले मसाइल का सामना मुझे जब करना पड़ता है जब मैं दिल से किसी के साथ में 6-6 महीने तक लगी रहती हूँ, और उसके बाद में वो उस बात को नज़रअंदाज करके वहाँ रिश्ता करते हैं कि जहाँ उनको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद तलाक़ लिए हुए लड़की घर बैठी है, डिप्रेशन में है, दौरे पड़ रहे हैं उसको, और माँ बाप ने केस कर दिया है, कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। मैं कई घंटे डिप्रेशन में रहती हूँ। कोई एक ऐसा केस है? एक नहीं, बहुत केस है मेरे पास, जो लड़कियाँ मेरे ग्रुप में थी और मैं उनके रिश्ते चला रही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ज़रा और अच्छा हो जाए, नहीं बाजी ज़रा सा और देख लीजिए। और लड़के वालों ने उसे फ़ोटो में पसंद किया, लेकिन जब घर गए, बाजी बस ज़रा सी हाइट छोटी रह गई इसकी, बस बाजी ज़रा सी और लंबी देखिए, मेरा बेटा लंबी लड़की चाहता है। मैंने कहा अगर आपके घर में छोटी पैदा हो गई तो आप क्या करेंगे? नहीं वो तो ठीक है, बच्चों की पसंद है, बच्चों की पसंद के बगैर हम कैसे कह सकते हैं, ये है वो है, ख़त्म हो गया बात। लेकिन मेरी कोशिश जारी रही। पता चलता है अचानक उनका फ़ोन आता है कि बाजी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्ची का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है। मैंने कहा देखिए इस रिश्तों में जल्दबाजी नहीं करिए, मालूमात कर ले। नहीं वो हमारी नंद है ना, उनकी नंद के लड़के से या फलां से रिश्ता हुआ, वो लड़का बहुत सही है, बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा हम चाह रहे थे बिल्कुल वैसा ही है, और हमारा माहौल भी एक ही है, ओल्ड दिल्ली से। मैंने कहा ठीक है अल्लाह करे। अब मुझे बहुत दिनों तक जब उनकी खैर खबर नहीं मिली, तो अक्सर व बेशतर मैं जब देखती हूँ नंबर, तो किसी का नंबर आ गया तो मैं सलाम लिख के भेज देती हूँ, एक खैरियत मालूम हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे बात करूँगी बाजी। मैंने कहा ठीक है। शाम में फ़ोन आया, बहुत रो रही फ़ोन के ऊपर वो। मैंने कहा बाजी क्या बात हो गई? अल्लाह ना करे आजकल ये लगता है कि भाई घर में से कोई नहीं रहा तो इसीलिए रोना होता है। कहने लगी कि वो हमारी बच्ची के साथ में तो बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा भाई क्या हुआ, खैरियत तो है, बताइए। कहने लगी वो जहाँ हमने शादी करी थी, हमने बहुत ख़र्चा किया, पैसा सब कुछ किया साहब, वो तो घर पहुँचते पहुँचते अगले दिन ही औरतों में बहुत बातें शुरू हो गई, और ये नहीं दिया और वो नहीं दिया। हमारे लड़के को तो बहुत अच्छे रिश्ते मिल रहे थे, भैया आपसदारी में शादी हो गई, और उसके ऊपर मेरी बेटी ने कोई जवाब दिया तो वो शौहर ने उसे मारा। अब वो ज़ाहिरी बात है, एक दफ़ा में तो नहीं मारा होगा, ज़्यादा लंबी बात चली होगी, तो उसको मारा ऐसा कि उसके चेहरे पे भी निशान थे, उसकी कमर पे भी निशान थे, और उसने बताया नहीं। हद ये कि वो घर भी नहीं आई। लेकिन जब वो मामला ज़्यादा बढ़ा और उसने कहा लड़के ने कि नहीं छोड़ दो, ज़्यादा तुम कर रही हो तो अपने घर बैठो जाके, मुझे नहीं रखना तुम्हें,
वो लड़की घर आई और आके उसने जब ये सब केस बताया तो सब रिश्तेदारों को बुलाया, उन्होंने पकड़ा, कोई नहीं बोला। उन्होंने कहा हमने रिश्ता बताया था, पसंद तो आपने किया ना, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं ये बताइए। वो केस इन्होंने डाल दिया। अब वो पहले उसमें गई, ये जो वुमेन सेल होती है उसमें गई, वहाँ लड़की ने चक्कर काटे, रोई बहुत, डिप्रेशन में बहुत है। उन्होंने समझ लिया, उन्होंने यही कहा आखिर में कि भाई हम जो कर सकते थे 2-3 आपकी हमने मीटिंग करा दी, मामला नहीं बन रहा, अब आप आके जाइए। अब कोर्ट के चक्कर काटिए, कचहरी के चक्कर काटिए, पता ये चला साहब कि वो लड़का जो है दूसरी शादी करने पर राज़ी हो गया, कहीं दूसरी शादी उसकी चल रही है, ये अपने केसों के चक्कर में पड़ी हुई है। और उस चक्कर में ये नुकसान हुआ कि दूसरी बेटी छोटी उनसे बहुत अच्छी थी, उस लड़की ने मना कर दिया कि मम्मी मेरे लिए रिश्ता मत देखिए, मैं शादी नहीं करूँगी, मैंने अपनी अपनी की हालत देख ली। आप ये बताइए किसका करा धरा है सब? ये कहाँ से तहज़ीब हमारी मगरबी आ गई, ये बताइए, मशरिक़ी तहज़ीब कहाँ चली गई हमारी? लेकिन जब आप फेसबुक पे एक्टिव हैं, आप इसके ऊपर अपने मोबाइल के ऊपर, अपने व्हाट्सएप के ऊपर आप बर्थडे के फ़ोटो डाल रही हैं, आप अपने स्टेटस ऐसे ऐसे लगा रही हैं कि खुश हो रही हैं आप कि भाई हम सब देख रहे हैं। आप ये बताइए कल्चर तो आपने दिया है, बाहर से थोड़ी आया है ये कोई। बर्थडे आप मना रही हैं, आप कैंसिल कर दीजिए उसे। एक दुकानदार है साहब दाढ़ी वाले, जिनके यहाँ बिस्किट वगैरह बनते हैं और ये केक भी बनता है। मैं कोई चीज़ लेने के लिए खड़ी हुई तो वहाँ पे उनके यहाँ ज़बरदस्त ऑर्डर हुआ कि कितना ही महंगा है आप केक बना दीजिए, मेरे बच्चे की पहली बर्थडे है। तो वो तो साहिबा चली गई क्योंकि वो बहुत जोश में थी और बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि वो रिच घर से हैं, तो वो चली गई। तो मैंने उनसे कहा मौलाना साहब से कि आपसे मैं एक बात कहूँ, आप बुरा नहीं, मैं इनके सामने कहती तो अच्छा नहीं लगता आपकी दुकानदारी। एक बात सुनिए, क्या सिर्फ इस बर्थडे से कमा रहे हैं आप इतना? क्या मतलब बाजी? मैंने कहा ये मतलब कि दुनिया की चीज़ें बेचिए, आप बर्थडे का केक बनाना बंद कर दीजिए। तो ये बताइए मुझे, आप जैसे 4 भाई अगर और खड़े होंगे तो केक कहाँ से मिलेगा? घर में बनाइए, घर में खिलाइए, जो आपकी मर्ज़ी हो करिए। अगर आप इस बात को फॉलो कर रही हैं कि सब बर्थडे मंगाना ज़रूरी है, काश अगर उसकी पलट मैं ये बताती हूँ कि आपके बच्चे की है, अल्लाह ताला ने कुछ 4 साल दिए, तो आज आपकी बच्चे की उस एज में से 1 साल आज बर्थडे मना के कम हो गया, आप क्या सोचेंगी ये बताइए? आपको तकलीफ़ होगी? फेंक देंगी आप उस केक को उठा के कि मेरे बच्चे के 3 साल लग गए? आप ये बताइए क्या चीज़ है ये? तो ये हाल हम दूसरों के ऊपर रख देते हैं, पड़ोसियों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर। हम खुद सुधरना नहीं चाहते। साहब उन्होंने हाँ नहीं करी और आज हमारी गली गली में, गली गली के मोड़ के ऊपर केक बिकते हैं। आप ये बताइए मैं किसको कसूरवार बताऊं? जब शराब की दुकान पे नौकरी करना मना है कि वो हलाल नहीं है, आप कोई और ऐसा काम कर रहे हैं जो नाजायज़ है, जो ब्याज का लेन देन है, अगर आप हमारे मौलवी साहब उनको फतवा दे रहे हैं तो आप ये बताइए, ये फतवा न दीजिए, लेकिन कम से कम ये माहौल लड़कों में बनाइए जो कल को फैमिली लेके बैठेंगे कि सब कुछ करिए। आप गरीबों को खाना खिलाइए ना, किसने मना किया? आप रिश्तेदारों को खाना खिलाइए, किसने मना किया है? आप ये केक मत काटिए, आपको करना है तो आप आगे पीछे करके अपने बच्चे को केक खिला दीजिए। बाकायदा स्कूलों में केक जा रहे हैं, बाकायदा इत्माम हो रहा है, जहाँ बच्चा पढ़ने ट्यूशन पे जाता है वहाँ इत्माम हो रहा है केक का। जिस बच्चे के घर में केक के पैसे नहीं हैं, वो बच्चा ज़िंदगी में यही एहसास करता रहेगा कि मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे जो मैं बढ़िया वाला केक लेके जाता हूँ। गौर कर लीजिए इन बातों पे, मेरी कितनी आपको गलत लग रही हैं और कितनी सही लग रही हैं। और काश ये बातें मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये 2-4 स्टेज पे मैंने बोल दिया तो आगे मुझे लोग बुलाना बंद कर देंगे। और ये 2015 के बाद जब मैंने निकलना के लिए हालात देखे, वहाँ से मैं ज़्यादा शायद बेचैन हो गई और मेरी रूह इस बात के लिए अंदर से कांपती है कि अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ होती कि मैं हर एक को घोल के पिला देती तो शायद मैं उनके दिलों में ये उतारती कि कुरान पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करिए। क्या कहता है कुरान हमारा? आपने उसको छोड़ दिया, आप लोगों से वजीफ़े करवा रहे हैं, आप लोगों से अपने ये इजहार ख्याल कर रहे हैं कि ऐसा रिश्ता बता दीजिए, जो दुआ बता दीजिए कि जो हमारा रिश्ता बढ़िया जगह हो जाए। अरे अल्लाह ताला को शामिल करिए ना कि अल्लाह ताला जो मेरी बच्ची के हक़ में है, जो मेरे बच्चे के हक़ में है, मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ये है कि अल्लाह तू मेरे साथ रहे। कैसे हम कामयाब नहीं होने की ये बताइए। जब ये कर्नाटक में लड़की के दुपट्टे वाला केस हुआ था, बुर्के वाला केस था, दुपट्टे वाला था। अच्छा, क्योंकि मैं वहाँ काफ़ी इसमें ग्रुप के साथ में मीटिंगों में रही हूँ,
तो मैंने वहाँ का माहौल देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दीनदारी है, दिखावा, मतलब सबको तो नहीं कह सकती मैं, देखिए कभी कोई मेरी बात पकड़े, ज़्यादातर लोगों में देखा कि तालीम है, तालीम कुरान साथ है, और उसमें कुरान की बेहतरीन लड़कियों ने तिलावत करी, तर्जुमा बयान किया। और जब मैंने उनका हुलिया देखा तो साहब वो मुश्किल से 250 रुपये का बुर्का और 50 रुपये वाली उनके पैर में चप्पल थी। मैंने ये नहीं देखा कि ये किस घर की हैं, मैंने देखा कि इस बच्ची को माँ बाप ने पढ़ाया, सही तालीम दी, इसके चप्पलों को कल को कोई नहीं देखेगा, इसके बुर्कों को कोई नहीं देखेगा, इसकी इस तालीम के ऊपर तवज्जो करेंगे। और वहाँ की लड़कियों की शादी भी हो जाती है। तो जब इस बच्ची का मैंने केस सुना तो मैंने, और फिर लोगों ने उसको उछाला, सड़कों पे आ गए, अखबारों में आ गए, लोगों ने, वो एक पैमाना है कि जो हमें गैर मुस्लिम लोग या जो हमारे ख़िलाफ़ हैं, उसमें मुस्लिम भी हो सकते हैं, वो हमें पैमाना लेके नापते हैं कि अब हम किस जगह पर आ गए, अब किस जगह पर आ गए, अब किस जगह पर आ गए, और किस चीज़ को लेके हम ज़्यादा अपने सब कुछ छोड़ के सड़कों पे आ जाएंगे। मैंने उससे कहा कि बेटे मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि मैं इसके ऊपर भी इंटरव्यू आपको नहीं दे सकती। उसने कहा बाजी ये क्या बात हुई? मैंने कहा बेटे मेरा दिमाग थोड़ा सा अलग है, ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपको मेरी सही लगे। मैं उस बात को इस तरीक़े से लेती कि बेटे अगर वहाँ पर कोई ऐसा हंगामा था और आपके क्लास के लड़के, आपके स्कूल के लड़के थे जो हम लोग ज़िंदगी में फिर नहीं मिलेंगे कभी, हमारा अच्छे से सलाम दुआ है, तो उस जगह से हम खामोशी के साथ में उसका तंज ताने सुन के हम निकल जाते। अगले दिन 5, 6, 8 दुपट्टे लेके आप सबको उड़ा देती। ऑरेंज कलर, लाल कलर, हरा कलर, ये उन्होंने तो चुना है, हमारे पास तो नहीं है ना। हमारे लोग जो मैंने देखा बहुत से प्रोग्रामों में होते हैं, वो ग्रीन भी डालते हैं, हरा भी डालते हैं, लाल भी डालते हैं, ऑरेंज भी डालते हैं। मैंने कितने ही लोगों को देखा, तो हमने तो एतराज़ नहीं किया। भाई हरा कलर भी है और लाल भी है, और काला जिसको पहनते हुए शादी में लोग डरते हैं, काली भी है। वाइट दुपट्टे भी हैं, वो भी ओढ़े जाते हैं। जो हम शादियों में, कभी हमारे ज़माने में एक वाइट दुपट्टा हुआ करता था जो लड़की को बीबी फातिमा के नाम से दिया जाता था। वो ये होता था कि अल्लाह ना करे घर में अगर कोई ऐसे हो जाए तो लड़की के पास सारे कपड़े दुल्हन के होंगे, ये एक दुपट्टा वो ओढ़ ले। आप कितनी बुजुर्गों की बातों को याद करेंगे, वो माहौल था हमारा। अच्छा ये मुझे बताइए कि कोई आपके यहाँ पहुँचना चाहता हो, कोई शादी का रिश्ता मतलब तलाश रहा हो, लड़के या लड़की, उसके लिए क्या रास्ता है आप तक पहुँचने का, वो क्या कर सकते हैं वो? बस मेरा नंबर है, लोग देते हैं एक दूसरे को। बहुत लोग ये काम कर रहे हैं जिनको मैं बाई फेस भी नहीं जानती और मैं नाम से भी नहीं वाकिफ़, लेकिन मैंने सुना कि उन्होंने अपनी डीपी जो है वो मेरे इस पे लगा रखी है, जो मेरा थोड़ा सा ऐड है वो लगा रखा है, तो लोग उससे मेरे पास जुड़े। मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा भाई मुझे नाम तो बताइए, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ। बोली बाजी नाम तो हम भी नहीं जानते, हमने ऐसे ऐसे बात करी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जब चाहेगा ना, तो जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मेरी ज़िंदगी अल्लाह ताला। अब तक अंदाज़ा कितने लड़के लड़कियों की शादी आपने करा दी होगी? मुझे आज तक भाई 37 साल में या 35 साल में कभी मैंने ना तो जोड़े न गिनती गिनी। खुद मैं कभी सोचती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि अरे कितनी शादियाँ मैंने करा दी। तो किसी ने, किसी लड़के या किसी लड़की ने खुश होकर कोई इनाम के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर क्या दिया आपने? कुछ अंदाज़ा? दुआएं दी। दुआएं दी। यकीन जानिए सुबह को जब मैं अपनी ये खोलती हूँ व्हाट्सअप, आप यकीन जानिए कि उस वक्त भी मेरी आंखों में आंसू होती है और आज भी हैं। इतनी दुआएं मिलती हैं मुझे, इतनी मिलती हैं कि मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला थोड़ी सी और ज़िंदगी दे, ये दुआएं कबूल हो जाए, मैं कुछ और कर लूँ किसी के लिए। जिस दिन ये एहसास आपके दिल में पैदा होगा, आप भी मेरे लिए काम करेंगे। जिस दिन ये एहसास और लोगों के दिल में पैदा होगा, उस दिन हम शायद कहीं कामयाब हों। और मेरी आखिरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, उसमें कितनी मेहनत कर रहे हैं, हलाल रोज़ी आप कमा रहे हैं, उसमें जो बुराई हमारे समाज में अभी इस वक्त फैल रही, अगर आप अपने 24 घंटे में सिर्फ आधा घंटा उसके ऊपर लगा देंगे तो मुझे लगता है कि दुनिया में आप कामयाब हैं। हमें जब तक बच्चों के अंदर ये जज्बा नहीं लाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई और काम करेगा। और ये रिश्ते का मामला नहीं, आप खाली रिश्ता मत सोचिए, ये एक समाज को सुधारने का काम है। अगर किसी लड़के के पास पैसा नहीं है, आप उसके निकाह के लिए देर मत करिए। हम 4 लोग शरीक होते हैं, लड़की वालों को तैयार करिए, निकाह कराइए, दुआ दीजिए उसे, अल्लाह ताला उसकी रिज़्क़ रोज़ी में बरकत देगा। क्योंकि मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई शख्स आए थे और वो बहुत परेशान हाल थे और उनके पास कुछ भी नहीं था,
तो उन्होंने कहा कि मैं परेशान हाल हूँ। उन्होंने कहा शादी हुई तुम्हारी कि नहीं? उन्होंने कहा जाओ और शादी करो कि मेरे पास तो इतना भी नहीं है। तो बहरहाल वो अच्छी हदीस बड़ी है, लेकिन मकसद मेरा ये है कि अगर अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ना बताया होता कि ये काम इतना ज़रूरी है, तो मेरे ख्याल से आज की कौम सब काम छोड़ के इस बात पे तरजीह देती कि बच्चे अगर बालिग हो गए और उनसे कोई गलत काम ना हो और वो सरजद कर बैठें, तो उसके ख़तावार आप हैं या मैं हूँ। हमने ही उनके दिलों में डाला ये खूबसूरत लड़की, ये बढ़िया लड़की, ये स्टेटस। क्यों आप उस लड़की को पसंद कर रहे हैं कि जिसको मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे घर में ये कहीं से कहीं तक एडजस्ट नहीं हो सकती? आपने वो वाला मुकाम क्यों नहीं लाया कि आप पहले ही उसको ज़बरदस्ती करके, या वो नासमझ जिस वक्त था उस वक्त ही उसका घर बस जाता। कहने को कोई नासमझ को लड़के की उम्र में, कोई 16 साल की उम्र में तो शादी नहीं करता, 22 साल 24 साल। तो आप ये बताइए मुझे कि हमें फिर ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम इस बात से परेशान होते कि हमारे लड़के ने कोई गलत लड़की चुनी। और देखिए लड़कियाँ जो है ना, वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आपको वो अपना माहौल दिखाएंगी जो लड़का पसंद कर ले, आगे नहीं। जिस दिन वो ब्याह के उतरेगी अगले दिन से आप उसके जो रवैया होगा वो देख लेंगे आप, और 1 महीने के बाद तलाक हो जाएगी। और उसमें डर मुझे सबसे पहले क्या लगता है कि हमारे बच्चे काबिल जो शादी की खुशी लेके चले थे, वो जेल में पड़े हुए होंगे या वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते होंगे। कितने आपको अगर टाइम कभी होगा तो मैं आपको सुनाऊंगी, क्या लड़के मेरे पास हैं जिन्होंने ये कह दिया अब हमें बाजी शादी नहीं करनी। हमारे साथ में वो गुजरा है कि हम आपको तसव्वुर नहीं कर सकते। इस शादी के चक्कर में मेरी माँ मर गई, मेरी वालिदा ख़त्म हो गई, मेरे घर का माहौल बिगड़ गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। और आज मैं इस दौराए पे हूँ कि मेरी बीवी ने मुझे 16 लाख की डिमांड करी है। लोगों ने कहा जी आप कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे, आपके वालिद बूढ़े हैं, आपकी जॉब छूट जाएगी। तो बोले मैंने अपनी ज़मीन बेच के, जो मेरे वालिद की थी वो मैंने बेच के 16 लाख रुपये उस लड़की को दी। मैं वालिद से नजरें नहीं मिला सकता। वो तकलीफ जब गुजरती है मेरे दिल के ऊपर, तो मुझे जो ये कहता है ना कि एजुकेशन हासिल करो और अच्छी शादी करो और अच्छा स्टेटस देखो, मुझे वो सबसे बुरा शख्स लगता है। ये लोग कहने वाले वो हैं कि जिन्होंने ज़मीन पर उतर के ज़मीन की हकीकत को कभी देखा ही नहीं। उन्हें यही नहीं पता कि खुला क्या होता है, उन्हें यही नहीं पता कि तलाक क्या होती है। उन्हें ये पता कि नहीं बच्चों के दिमाग खुले हुए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, नहीं बच्चे शादी कर रहे हैं तो ठीक है सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। ये हैं सैयद मेहर अफसा साहब बाजी, इनको पूरे ओखला जानती है ख़ास तौर पर, और ये फ्री में मुफ्त में ये काम कर रही हैं कि लड़के और लड़कियों की शादी करा रही हैं, उनकी दुआएं ले रही हैं। उनकी उम्र लगभग इस फील्ड में इनका तजुर्बा 30 से ज़्यादा साल हो गया है, और आज भी ये जिनकी उम्र लड़के लड़कियों की ज़्यादा हो जाती है तो उनमें ये मददगार साबित होती हैं और दोनों को रिश्ते बनाने के काम करती हैं। तो इनको पूरा ओखला बाजी के नाम से जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अगर आपको भी अगर ज़रूरत हो कि हमारी बेटी या हमारे किसी जानने वाले की शादी ना हो रही हो, तो मैं आपको उनका नंबर वीडियो में दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जिससे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने मसले मसाइल रख सकते हैं, और इंशाअल्लाह ये आपके मसाइल में, आपकी परेशानियों को दूर करने में ज़रूर मददगार साबित होंगे। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।